नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। संसद समाचार में हम आपको बताते हैं संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में सदन की कार्यवाही से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। शुरुआत करेंगे लोकसभा से। लोकसभा में सदस्यों ने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार का मुद्दा उठाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप करने की मांग की। तृणमूल कांग्रेस के सुदीप बंदोपाध्याय शून्यकाल में बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों का मुद्दा उठाते हुए कहते हैं कि सरकार को इन हमलों को रोकने के लिए प्रयास करने चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि वो इस मामले में सीधा दखल दें और देश को आश्वस्त करें कि सरकार इस दिशा में क्या कदम उठा रही है। शिवसेना के नरेश गणपति महस्के ने भी यही मुद्दा उठाया और कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक होना पाप हो गया है। उन्होंने केंद्र सरकार से इस दिशा में जरूरी कदम उठाने का आग्रह किया। भारतीय जनता पार्टी के निशिकांत दुबे ने कहा कि 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश बना था और उस समय भारतीय सेना और तत्कालीन नेतृत्व ने बड़ा योगदान दिया था। उन्होंने कहा कि उस युद्ध में नजरुल इस्लाम और जगजीवन राम जैसे नेताओं के योगदान को इतिहास ने भुला दिया है। निशिकांत दुबे ने कहा, युद्ध के समय इंदिरा जी के योगदान को कोई नहीं नकार रहा, लेकिन जगजीवन राम के योगदान को भी याद रखा जाए। कांग्रेस की प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं और ईसाइयों पर अत्याचार किए जा रहे हैं, इसके विरोध में सरकार को आवाज उठानी चाहिए और बांग्लादेश की सरकार के साथ बातचीत कर वहां अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों को रोकने के लिए प्रयास करने चाहिए। इससे पहले केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने लोकसभा में कहा कि समाधान पोर्टल पर 80% से अधिक विवादों का समाधान हो रहा है। मांडविया ने प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों के उत्तर में कहा कि किसी भी कंपनी और कर्मचारी के बीच विवाद को हल करने के लिए समाधान पोर्टल लाया गया है, जिस पर तेजी से काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 3 महीनों में के आंकड़े बताते हैं कि 80% से अधिक विवादों का समाधान हो रहा है। उन्होंने कहा कि असंगठित क्षेत्र से जुड़े लोगों को भी पंजीकृत करने के लिए सरकार ने ई श्रम पोर्टल शुरू किया है। 3 वर्षों की अवधि में 30 करोड़ से अधिक श्रमिक अब तक ई श्रम पर अपना पंजीकरण करा चुके हैं। असंगठित क्षेत्र के श्रमिक भी अपनी शिकायत के लिए समाधान पोर्टल पर जा सकते हैं। उन्होंने एक अन्य सवाल के जवाब में कहा कि देश में जिस तरह से मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर बढ़ रहा है, उसे देखते हुए राज्य और केंद्र की ओर से कौशल विकास को बढ़ावा देने के उपाय किए जा रहे हैं। इसमें अधिक से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रश्नकाल के दौरान एक पूरक प्रश्न के जवाब में कहा कि चित्तौड़गढ़ में महारानी लक्ष्मीबाई के लिए राष्ट्रीय स्मारक बनाने को लेकर फिलहाल कोई योजना नहीं है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने एक अन्य पूरक प्रश्न के जवाब में कहा कि देश की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, जिसके कारण देश का एक बड़ा हिस्सा सामाजिक सुरक्षा के दायरे में कवर हो रहा है। सरकार ई श्रम पोर्टल लेकर आई, जिसमें पिछले 3 वर्षों में ही 30.46 करोड़ श्रमिकों को पंजीकृत किया गया। हमारी सरकार लगातार सामाजिक सुरक्षा पर काम कर रही है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने फर्जी विश्वविद्यालय से संबंधित एक पूरक प्रश्न के जवाब में कहा कि पूरे देश में 21 फर्जी विश्वविद्यालय हैं, लेकिन कानून व्यवस्था राज्य का विषय है। शिक्षा समवर्ती सूची में आता है, इसलिए इन विश्वविद्यालयों के खिलाफ राज्यों को कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि संसद सदस्यों से भी आग्रह मैं करता हूं कि वो भी अपने सोशल मीडिया पर फर्जी विश्वविद्यालयों के बारे में जानकारी डालें, ताकि छात्र इनके शिकार होने से बच सकें। विपक्ष ने सोमवार को अर्थव्यवस्था की स्थिति, बेरोजगारी, महंगाई और वेतन में स्थिरता को लेकर सरकार पर निशाना साधा और दावा किया कि स्टॉक बाजार से जुड़े आरोपों के मामले में कार्रवाई नहीं करने से पारदर्शिता और निवेशकों के भरोसे से संबंधित सरकार के दावों की हकीकत सामने आ गई है। कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल ने वर्ष 2024-25 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगे प्रथम बैच पर चर्चा की शुरुआत करते हुए अडानी शेयर घोटाले का मामला उठाया और कहा कि जो प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की प्रमुख है, वो शेयरों में घोटाले की जांच कैसे कर सकती है, जब खुद उन पर इस मामले में आरोप लग रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार साठगांठ वाली पूंजीवादी व्यवस्था और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि अडानी मामले में लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और सरकार को इन सब सवालों के जवाब इस मामले की जांच के लिए संयुक्त
संसदीय समिति यानी कि जेपीसी का गठन करके देना चाहिए। वेणुगोपाल की सरकार पर लगाए गए आरोपों को लेकर हस्तक्षेप करते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि मोदी सरकार ने अडानी या किसी अन्य को अरबपति नहीं बनाया है। उद्योगपतियों को शह कांग्रेस की सरकारें देती रही हैं और उन्होंने ही इन उद्योगपतियों को पत्तन और अन्य स्थलों पर काम सौंपा है। भाजपा के डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि राज्यों को केंद्र सरकार ने 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की सब्सिडी दी थी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में किसी भी केंद्रीय मंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाया जा सकता है, जबकि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी कि यूपीए का नाम बदलकर एनडीए गठबंधन कर दिया गया, क्योंकि यूपीए भ्रष्टाचार का पर्याय बन गया था। केंद्र सरकार ने 3,43,000 करोड़ रुपए केंद्र की तरफ से राज्यों को भेजे गया है और उसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, ये बात कही। पिछले 10 सालों में सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी में रिकॉर्ड बढ़ोतरी की है। सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में, सड़क दुर्घटना मामले में कैशलेस की सुविधा दी है, जो अभूतपूर्व है। युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए विशेष सहायता केंद्र सरकार की तरफ से दी जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लालजी वर्मा ने कहा कि 87,762 करोड़ रुपए का अनुपूरक मांगों का बजट है और सरकार का 1 माह बाद फिर बजट आना है। इस स्थिति में इस समय इन मांगों को लाने का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने कहा कि बजट का पैसा समय पर खर्च नहीं हो रहा है और इसका जिक्र कहां हो रहा है। देश में विषमता का बोलबाला है। छोटे और मझोले उद्योगों को महत्व देना चाहिए, लेकिन उसमें हम विफल हो रहे हैं। किसान देश की तरक्की का आधार है, क्योंकि देश का विकास गांव और खलिहानों से होकर गुजरता है। किसान को सब्सिडी देने में सरकार विफल रही है और बजट में किसानों के लिए कोई प्रावधान नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ कर देती है, लेकिन किसानों की समस्या का निराकरण नहीं किया जा रहा है। किसान पूरे देश के लोगों का पेट भरने का काम करते हैं, लेकिन सरकार किसानों को एमएसपी की गारंटी नहीं दे रही है। तो ये थी लोकसभा की कार्यवाही से जुड़े हुए महत्वपूर्ण समाचार। और आइए अब रुक करते हैं संसद के उच्च सदन यानी कि राज्यसभा में आज की सदन की कार्यवाही का। राज्यसभा में सोमवार को भारत के संविधान की 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा विषय पर चर्चा हुई, जिसमें सत्ता पक्ष ने कांग्रेस पर एक ही परिवार के हित में संविधान संशोधन करते रहने का आरोप लगाया। वहीं मुख्य विपक्षी दल ने सवाल किया कि सरकार ने पिछले 11 सालों में ऐसा कौन सा काम किया है जिससे देश का लोकतंत्र और संविधान मजबूत हुआ है। चर्चा की शुरुआत करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अभिव्यक्ति की आजादी से लेकर शाहबानो प्रकरण और आपातकाल से जुड़े विभिन्न संविधान संशोधनों का उल्लेख किया और कहा कि इन संविधान संशोधनों के दौरान कांग्रेस की तत्कालीन सरकारों ने ना तो प्रक्रिया का पालन किया और ना ही संविधान की भावना का कोई सम्मान किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के नाम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने और भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर पुस्तकों पर प्रतिबंध लगाने का रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा मजरूह सुल्तानपुरी और बलराज साहनी दोनों को 1949 में जेल में डाल दिया गया था। 1949 में जिन मजदूरों के लिए आयोजित बैठकों में से एक में मजरूह सुल्तानपुरी ने एक कविता सुनाई थी जो जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ थी और इसलिए उन्हें जेल जाना पड़ा। निर्मला सीतारमण ने कहा कि सुल्तानपुरी ने माफी मांगने से इनकार कर दिया था और उन्हें जेल भेज दिया गया। उन्होंने कहा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने का कांग्रेस का रिकॉर्ड यहीं तक सीमित नहीं था। वर्ष 1975 में माइकल एडवर्ड्स ने तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू पर एक राजनीतिक जीवनी लिखी थी। इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। उन्होंने किस्सा कुर्सी का नामक एक फिल्म को भी सिर्फ इसलिए प्रतिबंधित कर दिया क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, उनके बेटे और तत्कालीन सूचना और प्रसारण मंत्री पर सवाल उठाया गया था। निर्मला सीतारमण ने कहा शाहबानो मामले में उच्चतम न्यायालय के 1986 के एक फैसले का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि तत्कालीन सरकार ने इसे पलटते हुए मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता के अधिकार से वंचित कर दिया। उन्होंने कहा हमारी पार्टी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया, जबकि कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने संविधान संशोधन करके मुस्लिम महिलाओं को अधिकारों से वंचित किया। इससे पहले वित्त मंत्री ने 15 महिलाओं सहित संविधान सभा के
89 सदस्यों को श्रद्धांजलि दी, जिन्होंने बहुत ही चुनौतीपूर्ण माहौल में भारत का संविधान तैयार किया था। निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत का संविधान समय की कसौटी पर खरा उतरा है। आज हम भारत के लोकतंत्र के विकास पर बेहद गर्व महसूस कर रहे हैं। भारत और उसके संविधान को अपनी अलग पहचान बताते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 50 से अधिक देश स्वतंत्र हुए और उन्होंने अपना संविधान लिखा। उन्होंने कहा लेकिन कई देशों ने अपने संविधानों को बदला है, कईयों ने न केवल उनमें संशोधन किया है बल्कि सचमुच अपने संविधान को पूरी विशेषता को ही उसका बदल दिया गया। लेकिन हमारा संविधान समय की कसौटी पर खरा उतरा है। उच्च सदन में सोमवार और मंगलवार को भारतीय संविधान के 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर राज्यसभा में चर्चा नियत है। चर्चा में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस अध्यक्ष और उच्च सदन में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राज्यों को लिखे गए पत्रों को तोड़ मरोड़ कर पेश करके देश की जनता को गुमराह करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफी मांगनी चाहिए, ऐसी बात कही। खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री वर्तमान में नहीं अतीत में जीते हैं। उन्होंने कहा बेहतर होता कि वो लोकतंत्र को मजबूत करने वाली वर्तमान उपलब्धियों को सूचीबद्ध करते। उनकी सरकार ने पिछले 11 सालों में ऐसा कौन सा काम किया है जिससे हमारा लोकतंत्र और संविधान मजबूत हुआ है। उन्होंने कहा कि भाजपा संविधान का अलग ही मतलब निकालती है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया कि संविधान पर खतरा बना हुआ है, इसलिए सबको चौकस रहना होगा। उन्होंने कहा संविधान सत्ता का नैतिक मार्गदर्शक है और हमें उसका अनुसरण करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सबको पता है कि जब देश को आज़ादी मिली तब देश के क्या हालात थे, लेकिन पिछले 70 सालों में देश ने बहुत तरक्की की। लेकिन आप कहते हैं कि पिछले 55 सालों में आपने क्या किया? अगर हम कुछ नहीं करते तो आप उस जगह पर नहीं होते जहां आप आज हैं। इसके पीछे पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल की अथक मेहनत है, आपकी नहीं। तृणमूल कांग्रेस के सांसद साकेत गोखले ने संविधान में नागरिकों को न्याय दिलाने की प्रतिबद्धता की ओर ध्यान दिलाते हुए प्रश्न किया कि मणिपुर, बिल्किस बानो, उमर खालिद सहित विभिन्न पीड़ित लोगों को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार क्या न्याय दे पाई है? द्रमुक की तिरुचि शिवा ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि जिन लोगों ने भी संविधान बनाने में योगदान दिया वो सभी आज सम्मान के पात्र हैं और उनका आदर किया जाना चाहिए। शिवा ने कहा कि देश के संविधान निर्माता चाहते थे कि किसी भी धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक के मन में कोई आशंका नहीं उठना चाहिए। वाईएसआर कांग्रेस के वी विजयसाई रेड्डी ने कहा कि संविधान आम आदमी के लिए आशा की एक किरण है। उन्होंने कहा कि इसके तहत आम नागरिक सरकार को जवाबदेह ठहरा सकता है। कांग्रेस के मुकुल वासनिक ने चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि संविधान जैसे पवित्र विषय पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष ने पंडित नेहरू के प्रति जिस तरह के विचार व्यक्त किए, उनसे नेहरू के प्रति उनकी नफरत साफ जाहिर होती है। तृणमूल कांग्रेस की डोला सेन ने सरकार पर अपनी सुविधा के अनुसार संविधान की व्याख्या करने का आरोप लगाया। द्रमुक सदस्य एनआर इलांगो ने कहा कि संविधान पर चर्चा राजनीति से परे होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें वास्तव में आत्ममंथन करना चाहिए कि क्या हम सचमुच संविधान का पालन करते हैं। बीजेपी की सुल्तादेव ने कहा कि राष्ट्रपति ने पश्चिम बंगाल के आरजीकर अस्पताल की घटना पर अपनी पीड़ा जाहिर की थी, लेकिन ये पीड़ा मणिपुर को लेकर क्यों जाहिर नहीं हुई? ये दर्द संभल को लेकर क्यों जाहिर नहीं हुआ? जदयू के संजय कुमार झा ने कहा कि विपक्षी नेता जाति आधारित जनगणना की मांग करते हैं, लेकिन बिहार में नीतीश सरकार ने यह जनगणना करके दिखा दिया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि भारत का संविधान खुद को लोकतंत्र होने का दावा करने वाले तमाम देशों से श्रेष्ठ है, क्योंकि हमारे संविधान में सबको बराबरी का दर्जा दिया गया है। चर्चा में वाईएसआरसीपी के एस निरंजन रेड्डी, भाजपा के घनश्याम तिवारी, शिवसेना के मिलिंद मुरली देवड़ा, बीजेपी के देवाशीष सामंतरे, राजद के एडी सिंह, तमिल महिला कांग्रेस एम के जी के वासन, तृणमूल कांग्रेस के प्रकाश चिक बराइक ने भी हिस्सा लिया। इन पंक्तियों के लिखे जाने तक राज्यसभा में चर्चा जारी थी। और इसी के साथ यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए डीडी न्यूज़।